संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म से मैं आपका एथिक्स के दूसरे सत्र में स्वागत करता हूं। पहले सत्र में हमने एथिक्स क्या होता है इसके बारे में एक सामान्य समझ बनाई थी और उस समझ से हमने ये सीखा था कि कैसे नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है जिसका काम मानव के जीवन में आनंद की मात्रा बढ़ाना और पीड़ा की मात्रा कम करना है। उसी चर्चा के क्रम में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बुद्ध से लेकर मार्क्स तक सब इसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे, जिनको आप नैतिक विचारक कहते हैं। बुद्ध को आप नैतिक विचारक कहते हैं, मार्क्स को भी आप नैतिक विचारक कहते हैं। जितने भी लोगों को आप नैतिक विचारक कहते हैं उन सबका लक्ष्य एक था, मानव के जीवन में पीड़ा की मात्रा कम करना और आनंद की मात्रा बढ़ाना। ये सब चाहते थे कि मानव जीवन ज़्यादा बेहतर हो। इस पूरी चर्चा से मैंने कोशिश की कि आपके दिमाग में एथिक्स का एक ब्लूप्रिंट बने कि एक सब्जेक्ट के तौर पे एथिक्स हमारी दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। जैसे एक सब्जेक्ट के तौर पर फिजिक्स आपको भौतिक दुनिया के तथ्यों से परिचित करवाना चाहता है, ठीक वैसे एक सब्जेक्ट के तौर पर एथिक्स आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस राजनीति में रह रहे हैं, उनको ज़्यादा बेहतर बनाना चाहता है। ऐसी एक चर्चा हम लोगों ने की। एथिक्स के कई मायने मैंने बताए कि होते हैं, उनमें से 2 मायनों की व्याख्या हम कर पाए थे। बाकी मायनों की व्याख्या आप जब कक्षा में आएंगे तो उस पर विस्तार से करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे सत्र पर, जिसमें हम सीखेंगे कि क्या वाकई सिविल सेवा का एथिक्स का सिलेबस असल में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, गवर्नेंस, फिलॉसफी, इन सब का योग है क्या, जैसा कुछ लोग दावा करते हैं। कुछ शिक्षकों ने तो ये तक कह दिया कि इसमें अमुक परसेंट फिलॉसफी है, इतने परसेंट मनोविज्ञान है, इतने परसेंट समाजशास्त्र है। क्या वाकई एथिक्स कोई अलग से विषय नहीं या अलग से पर्चा नहीं, बल्कि बहुत सारे विषयों का कोई घालमेल या गठजोड़ है क्या? ये कोई कोलिशन गवर्नमेंट की तरह है क्या, जिसमें अलग अलग दल आए और चुनाव लड़े और बाद में मिलकर सरकार बना ली? क्या ये ऐसा कहा जा सकता है? आप सोच कर देखिएगा कि क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यूपीएससी का एथिक्स का पेपर अपने आप में कोई मौलिक पेपर नहीं, बल्कि समाज शास्त्र, धन, मनोविज्ञान, धन, दर्शन शास्त्र, धन, लोक प्रशासन प्लस कुछ गवर्नेंस, क्या ऐसा है क्या कि अलग अलग विषयों से कुछ चीजें चुनी गई और उनको एक हेडिंग के तहत डाल दिया गया? एथिक्स केवल हेडिंग है और असल में पर्चा एथिक्स का नहीं। असल में पर्चा क्या है? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन और गवर्नेंस का है। ऐसा कहने वाले लोग ना तो एथिक्स को जानते हैं, और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही कि तमाम उन लोगों ने भी एथिक्स पढ़ाना शुरू किया जिन्होंने इस विषय को नहीं पढ़ा है। जैसे आपने भी कुछ देर पहले देखा कि ये नॉर्मेटिव अप्रोच है। वो नॉर्मेटिव अप्रोच आप समाजशास्त्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप नॉर्मेटिव अप्रोच समाजशास्त्र पर अप्लाई करते हैं तो समाजशास्त्र नहीं बन जाता, वो नॉर्मेटिव विज्ञान बनता है। समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। पिछली कक्षा में इसकी चर्चा की थी। अब जो लोग इस अप्रोचेस का अंतर नहीं जानते, उनको लगता है कि शायद समाजशास्त्र ही एथिक्स में रख दिया गया है। इसका मतलब वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पर्चे में जब आप समाजशास्त्र से मिलते जुलते टॉपिक देख रहे हैं तो टॉपिक समाजशास्त्र के टॉपिक नहीं, असल में वो चाहिए को पता करने के टॉपिक है, जिनका क्षेत्र क्या है, जिनका क्षेत्र समाज है। यानी हम समाज के संदर्भ में भी कुछ चाहिए जानना चाहते हैं, हम गवर्नेंस के भी कुछ चाहिए जानना चाहते हैं। गवर्नेंस के कुछ चाहिए जानने के प्रयास से ये गवर्नेंस का पेपर नहीं हो जाता। गवर्नेंस का पेपर है का पेपर है। गवर्नेंस में क्या क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जबकि यहां हम ढूंढना चाहेंगे आइडियल गवर्नेंस का मॉडल कैसा होना चाहिए। हमारे पास अगर अलग अलग मॉडल होने, किसको हमको चुनना चाहिए। गवर्नेंस में दुविधाएं आ जाए तो उनका बेहतर समाधान, आदर्श समाधान कैसे हो सकता है, इसका पेपर है ये पेपर है का पेपर नहीं है। ये बात जो लोग नहीं समझ पाते वो समझते हैं कि एथिक्स कोई एक पेपर है ही नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों का योग है। मैं समझता हूं कि ये गलतफहमी है। अगर आप इसको दूर कर दें तो आप इस पेपर को एक नए अप्रोच से देख पाएंगे। आप ऐसे समझिए
ये जो बात है, जो मैंने कहा कि गलत बात है, असल में क्या है? असल में मैं कहता हूं कि एथिक्स अपने आप में एक शरीर की तरह है। वो कह रहे हैं कि प्रमुखता किसकी है? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र की, और उनको जोड़ने से एथिक्स बनता है। एथिक्स का अपना कोई अस्तित्व अलग से इनसे नहीं है। आप मेरी बात अगर ना समझ पा रहे हो तो कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी को समझने के दो तरीके हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। एक आदमी कहे कि यूनिवर्सिटी एक कॉन्सेप्ट है, विश्वविद्यालय कॉन्सेप्ट है, स्वायत्त कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कल्पना की गई कि दुनिया भर के बहुत सारे विद्यार्थी किसी एक जगह पर पढ़ाई करेंगे, और जब वो पढ़ाई करेंगे तो उस पढ़ाई को करते समय भले वो जगह किसी राज्य की सीमा में होगी, लेकिन वो वैश्विक आइडिया उत्पन्न करेंगे, ग्लोबल आइडियाज उत्पन्न करेंगे, इसलिए नाम शायद उसका विश्वविद्यालय पड़ गया। ऐसे कॉन्सेप्ट के बाद क्या हुआ? फिर कोई जमीन ली गई, फिर वहाँ बिल्डिंग खड़ी की गई, फिर वहाँ टीचर ढूंढे गए, फिर वहाँ स्टूडेंट्स आए। मतलब आइडिया क्या है? मूल आइडिया विश्वविद्यालय का है, और टीचर, स्टूडेंट, बिल्डिंग, व्हाइट बोर्ड, लाइब्रेरी, ये सब उसका कॉन्सेप्ट का भाग है, उसका अंग है। एक विश्वविद्यालय को समझने का तरीका ऐसा है। इसमें किसकी प्रमुखता है? विश्वविद्यालय का आइडिया प्रमुख है, बाकी सब आइडिया उसके भाग या अंग है। विश्वविद्यालय स्टूडेंट या टीचर से नहीं बनता, उल्टा विश्वविद्यालय का आइडिया आने के बाद फिर टीचर और स्टूडेंट एक जगह पर जुटाए जाते हैं। एक विश्वविद्यालय को समझने की ये उदाहरण है। दूसरी उदाहरण कैसी? दूसरी उदाहरण ये, कोई कहे कि फलाना ये बिल्डिंग आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, टीचर, क्लासरूम, व्हाइट बोर्ड, लाइब्रेरी, इन सब के योग को ही विश्वविद्यालय कहते हैं। इसमें क्या उदाहरण है? इसमें व्यष्टि पहले, ये भाग पहले, और इन भागों को जोड़ के क्या बनाया जा रहा है? विश्वविद्यालय। कैसे चित्र बनेंगे दोनों? एक में चित्र बनेगा ऐसा, ये विश्वविद्यालय और इसके भीतर स्टूडेंट्स, इसके भीतर टीचर्स, इसके भीतर लाइब्रेरी, इसके भीतर क्लासरूम, इसके भीतर व्हाइट बोर्ड, ये सब। मुख्य सत्ता किसकी है? विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटी की। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, स्टूडेंट, टीचर, लाइब्रेरी, बिल्डिंग, इन्हीं सब का जो योग बना वो क्या है? ये है, इसको हम विश्वविद्यालय कह देते हैं। विश्वविद्यालय नाम की कोई इससे अलग चीज नहीं है। ठीक है, इसमें आप पाएंगे, इसमें विश्वविद्यालय के आइडिया के भीतर टीचर है, इसके भीतर स्टूडेंट है। यहां स्टूडेंट विश्वविद्यालय का एक भाग है, और यहां असल में स्टूडेंट और लाइब्रेरी, इन सब के योग से अलग विश्वविद्यालय नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठीक वैसे आपको समझना पड़ेगा कि एथिक्स क्या है। एक व्याख्या कह रही है आजकल शिक्षकों की कि समाज शास्त्र का कुछ भाग, राजनीति विज्ञान का कुछ भाग, मनोविज्ञान का कुछ भाग, इनसे, इन्हीं के जोड़ को हम क्या कहेंगे? एथिक्स कहेंगे। ये व्याख्या बिल्कुल ऐसी है। और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? दूसरे कह रहे हैं कि एथिक्स एक मानकीय विज्ञान है। ये मानकीय विज्ञान समाजशास्त्र से भी जुड़ता है, ये मानकीय विज्ञान गवर्नेंस से भी जुड़ता है। ये गवर्नेंस का भी चाहिए ढूंढने की कोशिश करता है, ये समाज का भी चाहिए ढूंढने की कोशिश करता है। इस रूप में मुख्य सत्ता किसकी है? मुख्य सत्ता इस विषय की है। ये किसी के गठजोड़ से बनाया गया विषय नहीं है। इन दोनों व्याख्याओं में ये व्याख्या करेक्ट है, जैसे इन दोनों व्याख्याओं में ये व्याख्या करेक्ट है। विश्वविद्यालय का आइडिया आने के बाद टीचर स्टूडेंट उसमें जुटाए गए, टीचर स्टूडेंट जुटाने से विश्वविद्यालय का आइडिया पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो जब आपको कोई कहे कि एथिक्स के पेपर में फलाना इतने परसेंट फिलॉसफी, फलाना इतने परसेंट समाजशास्त्र, तो समझ लीजिएगा वो आदमी असल में वो होगा समाजशास्त्र का टीचर, होगा फिलॉसफी का टीचर, होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर। और क्या चाह रहा है?
वो ऐसी व्याख्या करके दिखाना चाह रहा कि हमारे वाले विषय का खंड इसमें ज़्यादा, इसलिए हमको एथिक्स पढ़ाना चाहिए। वो एथिक्स का टीचर है ही नहीं, क्योंकि एथिक्स के नॉर्मेटिव अप्रोच का उसको ज्ञान ही नहीं। तब वो जब पढ़ाएगा आपको तो क्या करेगा, वही वर्णनात्मक अप्रोच, वही डिक्टेशन वाली बात आपको लिखवा देगा, जैसा वो समाजशास्त्र में करता है, जैसा वो लोक प्रशासन में करता है। अब मानेगा कि आपको एथिक्स पढ़ा दिया। इस तरीके से एथिक्स पढ़ते हैं अगर आप, या सोच रहे हैं पढ़ने की, तो ये भ्रामक बात है। ठीक है, अब आइए मैं आपको तब एथिक्स का सिलेबस है कैसा हमारा, कैसे वो इस वाले आइडिया से जुड़ता है, इसमें क्या क्या भाग है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले खंड में मैंने आपका एक भ्रम दूर करने की कोशिश की। ये भ्रम उन लोगों के कारण पैदा हुआ है जिन लोगों ने सिविल सेवा में एथिक्स का सिलेबस आने के बाद एथिक्स पढ़ाना शुरू किया। इनका एथिक्स के पढ़ाने का कोई 27, 28, 30 साल का अनुभव नहीं है। ये पेपर के रूप में अलग से एथिक्स को समझते ही नहीं। ये टीचर साहित्य के, टीचर लोक प्रशासन के, टीचर दर्शन शास्त्र के हो सकते हैं। अब बाद में चाहते हैं कि उसी अपने विषय के तहत, उसी के ढांचे में क्या कर लें, एथिक्स को खींच ले। ये गड़बड़ी अगर है तो इससे आपका खासा नुकसान होगा, इससे आपको बचना चाहिए। जब यूपीएससी ने जीएस के अलग अलग पेपर में पॉलिटी, सोसाइटी, समाज का खंड उसने फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया, सामाजिक मुद्दे में। पॉलिटी का खंड उसने जीएस के सेकंड पेपर में जोड़ दिया। उसने गवर्नेंस का खंड जीएस के पेपर में सेकंड पेपर में जोड़ दिया। जब सब जोड़ ही दिया था तो इन्हीं खंड को जोड़कर फिर से एक नया पेपर बनाने की क्या जरूरत थी। इसलिए जो लोग कहते हैं कि इसमें कुछ और नहीं, अलग अलग खंड जुड़े हैं, कुछ मनोविज्ञान, कुछ समाजशास्त्र, कुछ, उनसे बात सोचने की, पूछने की जरूरत है कि जब हम सोसाइटी को जीएस के फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके थे तो उसी बात को जीएस के सेकंड पेपर, फोर्थ पेपर में दोबारा पढ़ाने की क्या जरूरत है। यूपीएससी कम से कम ऐसा रिपीटिशन, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। ठीक है, अब ये बात अगर आपको ठीक लगी हो, अपील करती हो तो इसको मानिएगा, नहीं अपील करती तो आप स्वतंत्र हैं अपनी राय बनाने के लिए। मैं ये बात क्यों कह पा रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ कि शुरुआत में मैंने अपने परिचय में कहा कि मैं लगभग 28 वर्षों से एथिक्स पढ़ा और पढ़ा रहा हूँ। इसलिए एक विषय के तौर पर एथिक्स के अलग होने की अवधारणा मुझे पता है। मैं समझता हूँ कि एथिक्स में समाज की समस्याएं डिस्कस की जाती हैं, एथिक्स में राजनीति की समस्याएं डिस्कस की जाती हैं, एथिक्स में गवर्नेंस की समस्या डिस्कस की जाती है। गवर्नेंस और राजनीति को जोड़ने से एथिक्स नहीं बनता। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब दूसरी बात पर आइए, तो फिर आप पूछेंगे कि जनाब एथिक्स का सिलेबस समझाइए हमको, इसके अलग अलग खंड क्या है, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, मैं एक तरफ रखूंगा नीति शास्त्र का पूरा पेपर, एथिक्स का पूरा पेपर, दूसरी तरफ रखूंगा इससे प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की अभिलाषा। जब भी हम आपको कुछ पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि उससे कुछ हासिल हो। समाजशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी से हम चाहते हैं कि उसको समाज के बारे में जानकारी हासिल हो। भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी से हम चाहते हैं कि उसको हमारे भौतिक दुनिया की बेहतर जानकारी हासिल हो। तो एथिक्स का भी कुछ उद्देश्य होगा। एक तरफ रख लीजिए उद्देश्य, ठीक है, कि क्या चाहते। अब आइए ये दोनों बात रखिए। तो पहले हम देखते हैं कि जब आप किसी को नैतिकता या नीति शास्त्र पढ़ाना चाहते होंगे तो पता कर लीजिए किसको पढ़ा के चाहते क्या होंगे, क्या बन जाए, वो क्या करे। क्या वो केवल ये जान जाए कि सत्य बोलना चाहिए लेकिन कभी बोले ना? क्या वो जाने भी ना कि सत्य क्या होता है? क्या चाहते होंगे आप? मैं कहूंगा कि वो चाहेंगे आप कि वो व्यक्ति क्या कर ले, वो व्यक्ति ना सिर्फ नैतिकता का ज्ञान रखे बल्कि साथ में क्या करे, वो नैतिक आचरण करे। ये चाहते होंगे। किसी आदमी को एथिक्स जब हम पढ़ाते होंगे तो क्या चाहते होंगे, ये जाने भी कि सत्य बोलना चाहिए और जब जब मौका पड़े तब सत्य बोले भी। यह उद्देश्य होगा। तो जरा पहचान ले अगर हम कि ऐसे किसी उद्देश्य को हासिल करने में क्या क्या बाधाएं होंगी। आदमी कब जान नहीं पाता कि क्या सही है और कब सही जानने के बाद उसको करता नहीं। बाधाएं ढूंढ ले। आप जितनी बाधाएं यहां ढूंढेंगे उन्हीं बाधाओं को जब तक सिविल सेवा के पर्चे के द्वारा हटाया नहीं जाएगा तब तक हम उस उद्देश्य तक नहीं पहुंचेंगे। मान लीजिए ऐसी बाधाओं की संख्या आपने पहचान ली कि 5।
5 ऐसी बाधाएं हैं जिनके कारण कोई व्यक्ति नैतिक आचरण नहीं करेगा, कोई व्यक्ति नैतिकता का ज्ञान भी सही तरीके से नहीं रख पाएगा। तो इसका मतलब इन 5 बाधाओं को हटा दिया जाए तो आदमी नैतिकता जानने भी लगेगा और नैतिक काम करने भी लगेगा। तो क्या चाहिए तब इन्हीं 5 बाधाओं को हटाने के लिए कोई 5 क्या चाहिए, 5 उपाय चाहिए, 5 खंड चाहिए, 5 तरह की पढ़ाई चाहिए, ये चाहिए। और यही जो 5 चीज़ें होंगी मैं दिखा दूंगा आपको कि यही 1 2 3 4 5 चीज़ें क्या है, यही है यूपीएससी का एथिक्स का क्या सिलेबस। यूपीएससी का एथिक्स का सिलेबस और कुछ नहीं बल्कि मॉरल कंडक्ट तक किसी आदमी को आप पहुंचाएंगे कैसे, नैतिक आचरण तक किसी आदमी को आप पहुंचाएंगे कैसे, इसमें कितने तरह की बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को कैसे हटाया जा सकता है, इन्हीं के पूरे मॉडल पर आधारित है। तो जो आप समझते हैं कि लोक प्रशासन है, जो आप समझते हैं मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान नहीं है, वो नैतिक आचरण तक मनुष्य को पहुंचाने में आने वाली किसी बाधा को हटाने का एक तरीका है। जो आप समझते होंगे गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस नहीं है, वो असल में शासन में नैतिकता लाने का कोई एक तरीका है। ठीक है, ये बात अगर आप समझ ले तो समझ पाएंगे पूरा सिलेबस क्या है। तब ये पूरा सिलेबस एक शरीर की तरह जुड़ा है, जिस शरीर में ये 5 अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, जो 5 अंग अलग अलग मिलकर अंततः क्या करवा पाते हैं व्यक्ति से, मॉरल कंडक्ट करवा पाते हैं। चलिए जरा देखते हैं। अब ये बात आपकी समझ में आई तो अब पहले मैं क्या पहचान लूं, पहले मैं पहचान लूं एक आदमी बनाइए, मान लीजिए आदमी है ए। कौन सा आदमी है, मान लीजिए मैं मानता हूं कि आदमी ऐसा है जो नैतिक आचरण नहीं करता, ए नैतिक आचरण नहीं करता। पहचान लें कि ए जैसा जो आदमी होगा ये जब नैतिक आचरण नहीं करता तो क्या पहचान लें, क्यों नहीं करता। क्यों नहीं करता, और ये पहचानने के बाद हम क्या पता लगा लें कि जिन कारणों से नैतिक आचरण नहीं करता उनकी संख्या कितनी है। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए पता चल जाए क्या, 2 3 4 5 कारण है जिसके कारण ए नैतिक आचरण नहीं करता। तो मैं क्या कर दूंगा, कह दूंगा कि यही 5 बातें क्या कर दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि 5 चीजें क्या हो जाए, हट जाए। और 5 चीजें जब हट जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जो आदमी नैतिक आचरण नहीं कर रहा है वो क्या करेगा, वो नैतिक आचरण करना प्रारंभ कर देगा। और इधर क्या कहा यही तो किसका, यही तो नैतिकता या नीति शास्त्र को पढ़ाने का क्या होगा, यही तो नैतिकता या नीति शास्त्र को पढ़ाने का उद्देश्य होगा कि किसी आदमी से अंततः क्या करवा दिया जाए, नैतिक आचरण करवा दिया जाए। तो आप बस क्या कीजिए, आप मेरे साथ पहचानिए कि कोई आदमी ए है, अगर वो नैतिक आचरण क्यों नहीं करता, किन किन कारणों से कोई व्यक्ति नैतिक आचरण नहीं करता। जितने आप इसके कारक पहचानेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, उतने भाग जो है वो बाधाएं हैं। और उन्हीं बाधाओं को हटाने के लिए यूपीएससी ने एक एक खंड सिविल सेवा के सिलेबस में जोड़ रखा है। जो सब खंड मिल जाएं, आप उन सब की समझ बना लें तो अंततः क्या होगा, उन सब को जोड़कर व्यक्ति को नैतिक आचरण तक पहुंचाना संभव होगा। चलिए बाधा पहचानिए। आदमी ए है और ये ए कौन है, ये ए आदमी है 18वीं शताब्दी का बंगाल का ब्राह्मण, 18वीं सेंचुरी का बंगाल का ब्राह्मण है। क्या कर रहा है, ये कर रहा है सती प्रथा का, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए
समर्थन। अब सती प्रथा क्या है? सती प्रथा आज हम जानते हैं कि क्या है, ये अनैतिक है। आज जानते हैं कि अनैतिक है, ठीक है। आज हमारे देश में इसका प्रसार नहीं है। आज क्या पाएंगे आप? आज के बंगाल के ब्राह्मण सती प्रथा का समर्थन नहीं करते। 18वीं शताब्दी की कर रहे थे। ये कौन सा शताब्दी है? ये है 21वीं शताब्दी। तो क्या हुआ जिसके कारण एक समय जो सती प्रथा का समर्थन करने वाले लोग थे, जो इसको क्या मानते थे, इस अनैतिकता को क्या मानते थे? इसको नैतिक मानते थे, अनैतिक नहीं मानते थे। और आज इसका समर्थन नहीं करते, उसको क्या मानते हैं? इसको आज अनैतिक मानते हैं। परिणाम क्या हुआ? आज सती प्रथा जैसी अनैतिकता आपको समाज में, आचरण में, बंगाल में नहीं दिखाई देती। क्या बदला? साफ सी बात है कि ए नाम का ये व्यक्ति जो सती प्रथा का समर्थन करके अनैतिक आचरण कर रहा होता था, नैतिक आचरण नहीं कर रहा होता था, ये कैसा था? ये कौन था? ये अज्ञानी। क्या था इसके पास? इसके पास उचित, अनुचित, सही, गलत का ज्ञान नहीं था। इस अज्ञान के कारण ये क्या कर रहा था? इस अज्ञान के कारण एक अनैतिक बात का क्या कर रहा था? ये समर्थन कर रहा था, और एक अनैतिक आचरण में क्या हो रहा था? भागीदार बन रहा था। इसका मतलब है कि दुनिया में ये जैसे बहुत सारे लोग जब अनैतिक काम करते हैं तो उस अनैतिकता के पीछे क्या है? कारण। अनैतिकता का एक कारण, अनैतिकता का एक कारण क्या है? इस अनैतिकता का एक कारण है ज्ञान का अभाव। इसका मतलब नैतिक आचरण में एक बाधा क्या हो गई? लोग नैतिक आचरण कब नहीं करते? लोग नैतिक आचरण तब नहीं करते जब उनको पता ही नहीं होता कि क्या सही और क्या गलत है, क्या उचित और क्या अनुचित है। 18वीं शताब्दी के इस बंगाली ब्राह्मण को पता ही नहीं था कि सती प्रथा गलत है। वो मान के चल रहा था कि सती प्रथा सही है। अपने इस अज्ञान के कारण वो क्या कर रहा था? अनैतिक आचरण कर रहा था और नैतिक आचरण से दूर जा रहा था। तो ये नैतिकता में क्या हो गई? पहली, किसी समाज के सभी सदस्यों से आपको नैतिक आचरण करवाना हो तो पहली जरूरत क्या होगी? पहली जरूरत होगी कि उनको सिखाइए कि सही और गलत क्या होता है, इसकी पहचान कर सके। अगर उनको पहचान करना नहीं आता तो गलत को भी सही मान लेंगे, और गलत को सही मान लेंगे तो उस कुरीति को जो रूढ़ी होगी क्या करेंगे? उसका पूरे समाज में आप पालन देखेंगे और नैतिक आचरण समाज में हासिल करना संभव नहीं होगा। जैसे बहुत सारे आप पाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बना के उड़ा देते हैं। अफगानिस्तान में कार बॉम्बिंग कर दिया, इराक में कर दिया, खुद भी मर जाते हैं। क्या सोच के उड़ाते होंगे अपने आप? नैतिक आचरण कर रहे हैं या अनैतिक? नैतिक। लेकिन हम क्या समझते हैं? अनैतिक है। इसका मतलब जिसने अपने आप को बॉम्ब बना के उड़ाया उसको ज्ञान ही नहीं कि वो अनैतिक चीज कर रहा है। उसको तो लगता है कि किसी धर्मग्रंथ में लिखी हुई बात का पालन कर रहा है और वो बात नैतिक है। असल में क्या है? वो अज्ञानी है। उसको ये समझ नहीं है कि धर्मशास्त्र में लिखी गई बात सही नहीं होती। उसको सही और गलत समझने की क्षमता नहीं है। तो क्या चाहिए? अगर आप दुनिया में सभी व्यक्तियों से नैतिक आचरण करवाना चाहते हैं तो पहले उनको क्या खत्म करना होगा? उनके अज्ञानों का अंत करना होगा। आज से 2500 साल पहले से लेकर आज 21 शताब्दी तक क्या हुआ है? भारतीय समाज में नैतिकता बढ़ी है। हमने वर्ण व्यवस्था छोड़ दी, हमने सती प्रथा छोड़ दी, हमने तमाम तरह की और कुरीतियां छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि आज हमको समझ में आ गया कि ये सही नहीं है। इसका मतलब सही और गलत की समझ जैसे जैसे इंसान की बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे अनैतिक चीज़ें छूटती जाती हैं और नैतिक आचरण करने की संभावना बढ़ जाती है। जिस इंसान को ये पता ही ना हो कि क्या सही और क्या गलत है, उससे नैतिक आचरण की कोई संभावना नहीं होती। तो बताइए यूपीएससी को क्या करना चाहिए? जब वो चाहता है कि सब नैतिक आचरण करें, चाहता है यूपीएससी की ए नैतिक आचरण करे, तो क्या क्या चाहिए उसको? उसको सिलेबस में एक भाग ऐसा जोड़ना चाहिए जो लोगों के अज्ञान को क्या करे, खत्म करे, और उनको क्या सप्लाई करे? अज्ञान की जगह उनको क्या सप्लाई करे? ज्ञान। किस बात का ज्ञान? इसकी पहचान का ज्ञान कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। बात समझ में आई? तो कैसे होगा भाई ये ज्ञान? इसलिए सिविल सेवा ने इथिक्स के सिलेबस में एक खंड रखा, जिस खंड का काम है क्या करना? आपका क्या बढ़ाना? ज्ञान बढ़ाना। किस संदर्भ में? उचित की पहचान, अच्छाई की पहचान, इसको पहचानने के तरीके। तो कांट को क्यों पढ़ोगे भाई? कांट की जीवनी पढ़नी है क्या? अरे कांट एक आदमी है, जिस आदमी ने एक फार्मूला निकाला, उस फार्मूले में 3 सूत्र हैं जिसको कहते हैं 3 मैक्सिम्स ऑफ मॉरलिटी। एक आदमी है कांट। इसने क्या दिया? इसने दिया हमको नैतिकता के 3 सूत्र। अंग्रेजी में इसको कहते हैं 3 मैक्सिम्स ऑफ मोरालिटी। ठीक है? इससे क्या होगा? जब आप किसी संकट में हो और आपको पता नहीं चल रहा हो कि इसमें उचित क्या है और अनुचित क्या है, क्या करिए? कांट के 3 सूत्र अप्लाई कर दीजिए उस सिचुएशन में। मान लीजिए आपके पास कितने विकल्प हो? मान लीजिए आपके पास किसी समस्या ए में 3 विकल्प बन रहे हो ना, या समस्या मान लीजिए एक है, समस्या का नाम मैं करूं, समस्या है, एक समस्या है, मान लीजिए समस्या मैं कह दूं कि ये है 1, और समस्या हमारे पास विकल्प हैं ए, बी और सी। हमको नैतिक आचरण करना है, हमको पता नहीं चल रहा कि इसमें नैतिक क्या है। क्या कर दें? हम देखें कि इसमें ए, बी, सी तीनों पर अगर हम कांट के 3 मैक्सिम अप्लाई करें तो पाया कि बी तीनों मैक्सिम पर खरा उतरा, ए केवल एक मैक्सिम को पूरा कर पाया, सी किसी मैक्सिम को पूरा नहीं कर पाया। परिणाम क्या हुआ? हमने समझ लिया कि इसका मतलब बी आचरण क्या है? नैतिक है। तो क्या करें? अगर आप कांट के 3 मैक्सिम सीख जाएं, अगर आप रॉल्स का व्हील्स ऑफ इग्नोरेंस सीख जाएं, अगर गांधी का स्वराज सीख जाएं, ये सब क्या है? ये सब सही और गलत को पता करने के मॉडल हैं। इनसे क्या करेंगे आप? कम से कम इस कारण अनैतिक काम नहीं करेंगे कि आपको पता ही नहीं चल पाए कि क्या ज्ञान और क्या अज्ञान है। ठीक है? अब ये मैक्सिम जरा सोचिए कि अगर 18वीं शताब्दी में बंगाल में पॉपुलर रहे होते, कांट का मैक्सिम मान लीजिए, एक हाइपोथेसिस है, मान लीजिए कि कांट का मैक्सिम तब तक आ चुका होता और बंगाल के सब लोगों को पता होता, तो बंगाल का एक एक आदमी क्या पता लगा लेता? एक एक आदमी पता लगा लेता कि उस मैक्सिम से सती प्रथा अनैतिक है। तो क्या करता वो? 17वीं 18वीं शताब्दी में भी सती प्रथा का समर्थन करना बंद कर देता। ध्यान रखिएगा, कांट 17वीं शताब्दी का आदमी नहीं है, तो फैक्चुअल उस पर मत जाइए। मैंने कहा हाइपोथेसिस मान लीजिए कि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत 17वीं शताब्दी में आ गया होता और पूरे बंगाल और भारत के लोगों को पता होता। क्या कर लेते हो? उस न्याय के सिद्धांत से पता लगा लेते कि सती प्रथा अन्याय है, और क्या करते? छोड़ देते। इसका मतलब जब तक आपके पास सही और गलत को पता करने के ढेर सारे मॉडल्स नहीं होंगे, तब तक आप अपने सामाजिक रूढ़ियों के प्रभाव में, अपने धर्म के प्रभाव में, परंपराओं के प्रभाव में कई बार अज्ञानतावश अनुचित चीज को भी सही मानते रहेंगे। वर्ण व्यवस्था को हमने 2000 साल सही माना, बाद में गलत निकली। राजतंत्र को हमने 1500 साल सही माना, बाद में गलत निकला। सती प्रथा को हमने सैकड़ों साल सही माना, बाद में गलत निकली।
कोई कुरीति हमारे समाज में बहुत लंबे समय से चली आ रही है और हमको उसकी आदत पड़ गई, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि वो सही है। लेकिन प्राय जब हम समाजों में जन्म लेते हैं, हमारी परवरिश उसी समाज में की जाती है, हमको वही सब कुरीतियाँ सिखा दी जाती हैं परंपराओं के रूप में, तो हमको लगने लगता है कि वही सब सही है। आज किसी हिंदू से पूछ लीजिए, पितृसत्तात्मक सोच वाले, कि विवाहिता स्त्रियों को मंगलसूत्र पहनना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कहेगा बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। पूछे क्यों, कहेगा हमारी संस्कृति। सवाल कीजिए कि तुम्हारी संस्कृति में तो एक समय सती प्रथा भी थी, तुम्हारी संस्कृति में वर्ण व्यवस्था भी थी, कहेगा नहीं नहीं वो कुरीति है, ये संस्कृति। इसका मतलब उसके पास अभी भी इस बात को पता करने का कोई तरीका नहीं कि सिंदूर लगाने का स्त्रियों के मामले को अनुचित मानना चाहिए, उचित। वो केवल संस्कृति के नाम पर इसको उचित माने जा रहा है, जबकि उसी की संस्कृति की बहुत सारी बातें आज रूढ़ियों और कुरीतियों के रूप में सिद्ध कर की जा चुकी हैं और उनको हमने नैतिकता के डोमेन से बाहर निकाल दिया। तो सवाल है कि एक व्यक्ति के तौर पर मान लीजिए आप उसी समाज में रह रहे हैं जो समाज रूढ़ियों से घिरा है, उसी समाज में रह रहे हैं जहां कुरीतियां हैं, और आप जानना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो फला फला परंपराएं हैं ये रूढ़ी कुरीति है या नैतिक है। तो आपके पास कोई पैमाना तो होना चाहिए, कोई मानक तो होना चाहिए। मैंने कहा था एथिक्स मानकीय विज्ञान है, आदर्श मूलक विज्ञान। कोई आदर्श तो होना चाहिए जिस आदर्श को अप्लाई करें और पता कर लें कि देखिए ये वाली कुरीति तो ठीक है, ये होनी चाहिए, सर ये वाली परंपरा तो ठीक है, ये होनी चाहिए, लेकिन ये वाली परंपरा असल में परंपरा नहीं कुरीति है, इसलिए हमको इसको त्याग देना चाहिए। जब किसी समाज के पास ऐसे मानक या आदर्श होते हैं, किसी व्यक्ति के पास ऐसे मानक या आदर्श होते हैं, तब उनसे परख कर वो पता कर लेता है कि क्या सही, क्या उचित, क्या अनुचित, क्या अच्छा और क्या बुरा है, और परिणाम स्वरूप उसके बुराई को चुनने, उसके अनुचित को चुनने की संभावना कम हो जाती है। इससे उसके नैतिक आचरण करने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या चाहता है एथिक्स का पेपर? यूपीएससी का एथिक्स का पेपर यही समझ आपको देना चाहता है। इसलिए क्या लिखा उसने? नैतिकता का सार, नैतिकता के निर्धारक तत्व, नैतिकता का मानव सह संबंध, भारत और पश्चिम के महान विचारक, दार्शनिक, समाज सुधारक, नेता। क्या चाहता है? चाहता है तुमसे कि राजा राम मोहन राय की जीवनी पढ़ो क्या? नहीं, वो चाहता है कि राजा राम मोहन राय ने कैसे पता लगाया कि सती प्रथा गलत है, उस मॉडल को सीखो। राजा राम मोहन राय एक नैतिक आदमी है, राजा राम मोहन राय ने पता लगा लिया कि सती प्रथा गलत है, जबकि उनके समय के बंगाल के ब्राह्मण इसका पता नहीं लगा पाए थे। तो राजा राम मोहन राय ने कोई तरीका ढूंढा होगा ना, तरीका पता करो, अंबेडकर का तरीका पता करो, गांधी का तरीका पता करो। तो जितना तुम्हारा एथिक्स का एक हिस्सा है सिलेबस का, वो किसको सप्लाई करने के लिए बनाया गया है? यही क्या उचित की पहचान का क्या मॉडल, इसी से आपको क्या देने के लिए? जितना आपकी ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाएगी उतना उधर नैतिक आचरण की संभावना बढ़ती जाएगी। इसलिए अब ये ज्ञान कहाँ से आ सकता है? अब आप कह दें कि मैं बेबर को कहाँ रखूंगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ बेबर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला मॉडल नहीं, यहाँ हमारे लिए क्या जरूरी है? वो ब्यूरोक्रेसी में कैसे पता करता है कि उसकी फंक्शनिंग कैसे बेहतर होनी चाहिए, कैसे उचित तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, कांट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कांट से सीख पाते हैं कि कांट ने सही गलत को पहचानने का तरीका क्या बताया। ठीक है, तो ये बात अगर आप समझते हैं तो समझते हैं कि इथिक्स का पूरा एक भाग, जिसको प्रायः क्या कह दिया जाता है? कह दिया जाता है ये दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी वाला हिस्सा है एथिक्स का। वो फिलॉसफी वाला हिस्सा नहीं, वो उचित अनुचित पता करने का तरीका है। वो उन विचारकों का मॉडल है जिसके थ्रू मार्क्स ने, कांट ने, मिल ने, जॉन रॉल्स ने क्या सिखाया? हमको न्याय अन्याय सही गलत का पता करना सिखाया। ठीक है, तो एक मॉडल है ज्ञान का। तो तुम्हारे एक सिलेबस का बड़ा हिस्सा जिसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है? भारत के महान समाज सुधारक विचारक, पश्चिम के और भारत के दार्शनिक, नैतिकता का सार, नैतिकता के निर्धारक तत्व, नैतिकता के आयाम। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे नॉलेज को बढ़ाने वाला हिस्सा है। जितना तुम्हारा नॉलेज बढ़ता जाएगा उतनी तुम्हारी सही और गलत की समझ बेहतर होती जाएगी, और अगर ये बेहतर हो गई तो तुम्हारे गलत काम करने की संभावना कम होगी। दो तरह के गलत काम होते हैं, एक अनजाने में और एक जानबूझकर। 14वीं शताब्दी में जब तक समानता और लोकतंत्र का आइडिया भारतीय समाज में नहीं आया था, तब तक दलितों का शोषण अनजाने में हो रहा था। हम मानते थे कि धर्म की किताब में ईश्वर ने कह रखा कि दलित हैं,
और ईश्वर की कही वाणी गलत नहीं, इसलिए दलित का शोषण कर रहे हैं। और अगर आज कोई दलित का शोषण कर रहा है जबकि लोकतंत्र आ गया, समानता आ गई, तब वो जानबूझ कर रहा है। तो दो तरह के अनैतिक काम होते हैं, एक जहां व्यक्ति सब जानता बूझता और फिर भी अनैतिक काम करता है, और एक जहां उसको ज्ञान नहीं इसलिए अनैतिक काम कर रहा है। जिनको ज्ञान न होने के कारण वो अनैतिक काम कर रहे हैं, यूपीएससी चाहता है कि उनके इस अज्ञान को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इसलिए एथिक्स के सिलेबस में इस तरह का हिस्सा शामिल किया गया। ये पहला भाग है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि जिसको दर्शन कहते हैं, जिसको विचारक कहते हैं, जो समाज सुधारक हैं, ये सब अलग अलग नमूने या मॉडल हैं जिन्होंने अपने समय में अनैतिकता को पहचानने का तरीका खोजा। वैसे जितने तरीकों से आप परिचित होते चले जाएंगे, उतना ही अनैतिकता की आपकी समझ का दायरा भी बड़ा होता। दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा जैसे लोग मनोविज्ञान कहते हैं वैसे दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा जैसे लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं वैसे दूसरे हिस्से को लोग मनोविज्ञान कह देते हैं। इथिक्स मनोविज्ञान नहीं। ऐसा कहने वाले लोग फिर से इस पेपर को समझते नहीं, इसलिए ऐसा कहते हैं। देखिए दूसरे हिस्से को के लिए देखिए कैसे आप बात समझेंगे। आपने देखा कि नैतिक आचरण करने में एक बाधा क्या है? एक बाधा है ज्ञान का अभाव। एक पिता जो अपनी बेटी की शादी 12 साल की उम्र में करना चाहता है, अपनी बेटी का दुश्मन नहीं, कहता जल्दी शादी ब्याह कर देंगे, अपना घर बसाएंगी, सुखी रहेंगी। इसका तो उसके पास ज्ञान ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है कि बेटी की शादी के क्या प्रतिमान होने चाहिए। उसको बेटी के द्वारा अपने वर्ग के चयन के लोकतांत्रिक आधुनिक प्रतिमानों का कोई ज्ञान नहीं। उसको जीव विज्ञान के तमाम या हमारी ह्यूमन बायोलॉजी के तमाम एस्पेक्ट का ज्ञान नहीं कि 12 साल की लड़की गर्भ धारण नहीं कर सकती, ठीक नहीं होगा। उसको इस तरह की वैज्ञानिक जानकारी नहीं। तो कैसा आदमी है वो? ऐसा आदमी अज्ञानी होने के कारण अपनी बेटी का बुरा कर रहा है। जबकि सोच क्या रहा है? सोच रहा है कि अपनी बेटी का क्या कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। इस तरह के ज्ञान के अभाव को हटाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। यही ज्ञान कहाँ से आएगा? मैंने कहा यही ज्ञान आएगा तमाम तरह के विचारक, समाज सुधारक, नेता, भारत एवं पश्चिम के दार्शनिक, नैतिकता का सार, इस तरह की बातों से ज्ञान आएगा। ये एथिक्स का सिलेबस है आपका, आपने देखा होगा। तो उसमें इसेंस ऑफ मॉरलिटी, डायमेंशन ऑफ मॉरलिटी ना, फिलोसफर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये सब इस तमाम तरह के टॉपिक शामिल हैं। दूसरी बाधा क्या है? दूसरी बाधा है वो लोग जिनके पास ज्ञान है फिर भी नैतिक आचरण नहीं करते। क्या कहा था? उद्देश्य क्या है? नैतिक आचरण करवाना। तो क्या करना पड़ेगा? यूपीएससी को इस समस्या का भी कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। क्या है ये फिर से एक क्या है? ये एक बाधा है। किसमें बाधा है? ये नैतिक आचरण के उद्देश्य में बाधा है। क्या करें? इसको कैसे हटाएं? इसका उदाहरण क्या है? अक्सर मैं कक्षा में इसका उदाहरण देता हूं, रावण का। रावण को क्या कहा जाता है? कहते हैं रावण प्रकांड पंडित था। एक कहानी है राम रावण की। उस कहानी में रावण को प्रकांड पंडित माना जाता है। उसको मारने के बाद भी जब वो गिरा हुआ अभी मरा नहीं है, राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि जाओ और उससे कुछ सीख लो। नीति शास्त्र का ज्ञाता है, तो इसके पास ये समस्या तो नहीं कि उसको पता नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है, सब पता है इसको। फिर उसने सीता का हरण क्यों किया? जब उसको पता है कि गलत है, क्यों किया? अलग अलग तरह के गलत काम क्यों करता रहता है?
आज भी इस तरह के तमाम रावण आपको मिलेंगे जिनके पास ज्ञान है। जैसे सिविल सेवा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थी ये जानते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, स्त्री सशक्तिकरण पर निबंध लिखते हैं, उसमें खूब बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं कि डावरी खत्म कर देना चाहिए, वो अब हमारे लिए इविल है, जब तक ये नहीं होगा तब तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। और यही जब IAS बनते हैं तो IAS बनने के बाद पहला काम क्या करते हैं? पहला काम करते हैं 5-10 करोड़ दहेज लेते हैं। उस साल जैसा डिमांड सप्लाई का नियम हो, उनकी जाति में जो उनका रेट लगा हो, दहेज लेंगे। क्या ये जानते नहीं क्या कि दहेज अपराध है? सब जानते हैं। क्या इनके पास ज्ञान नहीं क्या कि दहेज अनुचित है? जानते हैं। इसका मतलब है कि जानते बूझते हुए गलत काम करते हैं। 14वीं शताब्दी का ब्राह्मण हो सकता है लोकतंत्र से परिचित नहीं था, समानता के सिद्धांत से परिचित नहीं था, इसलिए धर्मशास्त्र में लिखी गई बातों में आकर अज्ञानवश दलित का शोषण करता रहा हो। लेकिन आज का सिविल सेवा का अभ्यर्थी जो सिविल सेवा में जाना चाहता है वो सब जानता है कि दहेज गलत है, अज्ञानी नहीं, फिर भी सेलेक्ट होने के बाद दहेज लेता है। इसका मतलब इसमें ज्ञान की कमी नहीं। इसका मतलब कुछ लोग तब भी नैतिक आचरण नहीं करते जब ये इनके पास सही और गलत का ज्ञान होता है। तो मैं कहूंगा नैतिक आचरण की दूसरी बाधा क्या है? ढूंढिए कि वो क्या चीज है जिसके कारण ज्ञान होने के बावजूद लोग नैतिक या उचित समझे जाने वाला काम नहीं करते। इसी का नाम है क्या? अभिवृत्ति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एटीट्यूड। जैसे मान लीजिए, समझिए इसको, एटीट्यूड क्या होता है। मान लीजिए आप एक हिंदू हैं, सपोज कीजिए मैं सिद्ध कर दूं कि आप मांसाहारी हो, मान लीजिए, और मैं सिद्ध कर दूं मान लीजिए कि गाय के मांस में या ऊंट के मांस में बकरे के मांस की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन है। सपोज कीजिए, हाइपोथेसिस के तौर पर मान लीजिए, और मान लीजिए मैं सिद्ध कर दूं कि इसका मांस ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। तो क्या आप ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद बकरे के मांस की जगह गाय और ऊंट खाना शुरू कर देंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि अब बकरे के मांस खाने का आपका एटीट्यूड बन चुका है और गाय का मांस ना खाने का एटीट्यूड बन चुका है। अब ये फैक्चुअल नॉलेज से बदलेगा नहीं। मांसाहारी होने के बावजूद आप एक पशु का मांस खाते हैं और दूसरे का नहीं खाते। जब मांसाहारी हैं तो ये तो लॉजिक बन नहीं रहा है कि पशुओं के प्रति दया की बात हो। तो तार्किक तौर पर अगर मैं सिद्ध कर दूं कि अमुक मांस सुपीरियर है और ये मांस इन्फीरियर है, तो क्या आप कल से अपने मांस खाने के हैबिट को बदल देंगे? नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि आपकी क्या बन चुकी है। मैं साबित कर दूं कि सूर्य एक तारा है, देवता नहीं। क्या इससे बिहार के बहुत सारे लोगों की छठ पूजा की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी? नहीं। छठ पूजा कब शुरू हुई रही होगी? जब सूर्य को क्या मानते थे? देवता। आज सूर्य क्या सिद्ध हो गया? तारा। तो देवता था तब पूजा करते थे, आज तारा सिद्ध हो गया, पूजा बंद हो जानी चाहिए। क्या पाएंगे आज? आप पाएंगे कि आज भी छठ पूजा बिहार की सबसे बड़ी फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो। जबकि सूर्य की जो सूर्य की हैसियत थी उसको विज्ञान ने बहुत बदल दिया। तो क्या हुआ है जो आज छठ पूजा हो रही? पहले छठ पूजा होती थी सूर्य को देवता मानने के कारण, और आज छठ पूजा हो रही क्यों? क्योंकि बिहार के लोगों की आवृत्ति बन गई, एटीट्यूड। और उस एटीट्यूड के कारण क्या कर रहे हैं? उस मनोविज्ञान के कारण वो बार बार उस चीज को कर रहे हैं। ऐसे ही दहेज क्या बन गया? हमारे पूरे समाज का क्या है? एटीट्यूड। घूस क्या बन गया है? ब्यूरोक्रेसी में एटीट्यूड। तो हम जानते हैं घूस गलत है फिर भी लेते हैं, हम जानते हैं दहेज गलत है फिर भी लेते हैं, हम जानते हैं सूर्य देवता नहीं फिर भी हम तारा है जानते हैं, फिर भी हम सूर्य की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे एटीट्यूड्स बन गए। अगर आपका एटीट्यूड बना दिया गया और एटीट्यूड बनाने के बाद आपको नैतिक ज्ञान सप्लाई किया जाएगा, तो आप आचरण ज्ञान के हिसाब से करेंगे, एटीट्यूड के हिसाब से? संभावना क्या होगी कि आप आचरण एटीट्यूड के हिसाब से करेंगे, ज्ञान के हिसाब से नहीं।
आप यूपीएससी में ये आंसर लिखेंगे कि जाति नहीं होनी चाहिए, या यूपीएससी में आंसर लिखेंगे कि जाति विहीन समाज होना चाहिए, जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको भी जब मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे, अपनी जाति के भीतर अपनी बहन की शादी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके भीतर जाति का एटीट्यूड बन गया है। आप जो खाते पहनते पीते जैसे रहते हैं वो ज्ञान के आधार पर नहीं रहते, एटीट्यूड के आधार पर रहते हैं। इसलिए यूपीएससी आपको समझाना चाहता है कि देखिए, केवल ज्ञान मात्र से पर्याप्त बात नहीं बनेगी। रावण ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद उसका एटीट्यूड दुरुस्त नहीं, इसलिए राक्षस है। राक्षस कौन लोग हैं? जिनका एटीट्यूड करेक्ट नहीं है। परिणाम क्या होता है? उनके जीवन में ज्ञान कोई रोल प्ले नहीं करता। दुर्योधन भी ज्ञानी है, दुर्योधन का एटीट्यूड करेक्ट नहीं है। दुर्योधन ने भी उन्हीं गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है जिन गुरुओं से पांडवों ने शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी उसका एटीट्यूड करेक्ट नहीं। तो ये सिविल सेवा का जो पर्चा है क्या पहचानता है कि हमारे नैतिक आचरण में दूसरी बाधा क्या है? हमारा एटीट्यूड। इसलिए क्या चाहता है कि आप इसको सीखें और क्या पता करें? पता करें कि यह वृत्ति बनती कैसे है, बदली कैसे जा सकती है, ये सब पता करके आप क्या कर लीजिए, ये सब पता करके आप अभिवृत्ति के बदलाव से, उसके कारण, वृत्ति के कारण जो नैतिकताएं हो रही हैं उनसे छुटकारा पाइए। या आप कहीं कल को आईएएस बन जाएं तो समाज के किसी वर्ग की अभिवृत्ति को बदल के उसके नैतिक आचरण करने की संभावना को बढ़ा सके। ठीक है, तो दूसरा खंड आपके सिलेबस में क्या जुड़ा हुआ है? अवृत्ति है। किस लिए जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये नैतिक आचरण करने की एक कंडीशन है। किसी के पास ज्ञान हो, और कैसा ज्ञान हो? नैतिक ज्ञान। और एटीट्यूड कैसा हो उसके पास? अनैतिक अवृत्ति। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा? नैतिक आचरण क्या अनैतिक आचरण? अनैतिक आचरण। और अगर क्या हो जाए, उस व्यक्ति में नैतिक ज्ञान हो और प्लस क्या हो, नैतिक अवृत्ति हो, तब क्या मिलेगा? तब प्रोडक्ट मिलेगा नैतिक आचरण। इसका मतलब मॉरल नॉलेज इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। नैतिकता का ज्ञान होना जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। अकेले नैतिक ज्ञान से लोग नैतिक आचरण नहीं करते, इसलिए नैतिक आचरण के साथ नैतिक ज्ञान के साथ उस नैतिक ज्ञान के अनुरूप नैतिक अवृत्ति का होना भी जरूरी है। यही अवृत्ति वाला भाग आपका एथिक्स का दूसरा पार्ट है, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान शामिल कर दिया गया एथिक्स में। एथिक्स मनोविज्ञान नहीं, असल में एथिक्स के साथ मनोविज्ञान का एक एप्लीकेशन है। हमारा मनोविज्ञान ये तय करता है कि एथिक्स व्यवहार में हमको प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। इसलिए किसी मनोविज्ञान की एनसीईआरटी आप खरीदेंगे, उसमें कहीं एथिक्स की चर्चा नहीं होगी। आप चले जाइए मार्केट में, कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी खरीद लीजिए मनोविज्ञान की, बीए की कोई किताब खरीद लीजिए, उसमें कहीं एथिक्स की चर्चा नहीं होगी। लेकिन आप एथिक्स की कोई किताब खरीदेंगे, उसमें मनोविज्ञान की चर्चा होगी, क्योंकि मनोविज्ञान एथिक्स को व्यवहार में बदलने का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, इसलिए ये एथिक्स का पार्ट है। एथिक्स के पेपर में मनोविज्ञान शामिल नहीं किया गया, उल्टा ये एथिक्स का पार्ट है, क्योंकि ये हमारे एथिकल नॉलेज को एथिकल कंडक्ट में तब्दील करता है। एथिकल नॉलेज को एथिकल कंडक्ट में तब्दील करता है। नैतिक ज्ञान को नैतिक आचरण में तब्दील करने वाली शर्त को हम क्या कहते हैं? अभिवृत्ति। इसलिए आपसे यूपीएससी चाहता है कि आप क्या करें, ये एटीट्यूड वाला सेगमेंट पढ़ें। ये आपके सिलेबस का कौन सा हिस्सा है? दूसरा। इसी में आगे ईआई भी है। ये सब हिस्से बेसिकली जिसको मनोविज्ञान कहते हैं, ये सब हमारे आचरण में नैतिकता की संभावना बढ़ाने वाले घटक या कारक हैं। तीसरी बात पर आइए। तीसरी बाधा क्या है? पहली बाधा थी ज्ञान का अभाव, दूसरी बाधा थी ज्ञान होने के बाद उस तरह की आवृत्ति का ना होना, तीसरी बाधा है इसको हम कहते हैं
एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड ये मानता है कि हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आदमी नैतिक नहीं, नैतिक होने के बावजूद हर काम नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए एक बहुत दयालु और करुणामय आदमी से, जिसमें करुणा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, उससे इस कोरोना काल में आप एक क्या खरीदवा दीजिए, खुलवा दीजिए राशन की दुकान। इसके माता पिता इसको एक दुकान खुलवा दें, कहें कि व्यवसाय करो, व्यवसाय बढ़ाओ और लोगों को रोजगार दो। अब कुछ महाराष्ट्र से आने वाले मजदूर इसकी दुकान पर पहुंच गए, उनका हम कई दिन से भूखे। क्या किया इसने इन मजदूरों को जो महाराष्ट्र से आ रहे थे फ्री में राशन दे दिया। राशन देना कोई बुरी बात नहीं, दे दिया, अच्छा किया। फिर गुजरात वाले मजदूरों को पता चला कि एक दुकान है जहां चले जाओ और बता दो कि तुम कोरोना में अभी पीड़ित हो, मजदूर हो, फ्री में राशन मिल जाता है। गुजरात वाले पहुंच गए, फिर दिल्ली वाले लाइन लगाई। चौथे दिन जब तक उत्तर प्रदेश वालों का नंबर आया तब तक इसकी सारी जमा पूंजी खत्म। क्या किया, घर के लोगों ने जो कर्ज लेकर बैंक से 25 लाख निवेश किया था इसकी दुकान में, तो 25 लाख सब इसने क्या किया, बांट दिया। तो क्या ये व्यवसायी होने के लिए ठीक आदमी था? इसमें करुणा है, इसमें दयालुता है, लेकिन क्या दयालुता और करुणा व्यवसाय की नैतिकता के लिए ठीक चीज है? व्यवसाय किस लिए किया जाता है? व्यवसाय किया जाता है लाभ के लिए। उस लाभ से क्या होता है, जितना आप लाभ बढ़ाते हैं उसके साथ रोजगार बढ़ता है, पूंजी बढ़ती है। क्या ये आदमी ठीक है? ये आदमी नैतिक है, लेकिन ये अच्छा नैतिक व्यवसायी नहीं बन सकता। नैतिक व्यवसायी कौन होगा? नैतिक व्यवसायी वो होगा जो अपना जेन्युइन लाभ कभी नहीं छोड़ेगा, प्रॉफिट कभी नहीं छोड़ेगा। अरे प्रॉफिट ही छोड़ देगा तो पूरी दुकान खत्म हो जाएगी, व्यवसाय खत्म होता चला जाएगा, सारा व्यवसाय प्रॉफिट पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये आदमी सही तो है लेकिन ये व्यवसाय करने के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि इसमें लाभ कमाने की लालसा, इच्छा नहीं। दूसरा आदमी चुन लीजिए, आप भेजना चाहते हैं सिविल सेवक को, कहाँ, सिविल सेवा में चुनना चाहते हैं सिविल सेवक। इस आदमी में क्या है, इस आदमी में लाभ कमाने की गहरी इच्छा है, भेज दिया आपने सिविल सेवा में। क्या किया, पोस्टिंग ही वही ढूंढता जहां लाभ मिले। सरकार के सारे धन से हमेशा लाभ कमाने की जुगाड़ में लगा रहता है। गया सिविल सेवा में, लेकिन है कैसा ही है, ये व्यवसायी। परिणाम क्या हुआ, इसने सिविल सेवा को खत्म कर दिया और इसने व्यवसाय को खत्म कर दिया। उलट दो, ये आदमी जो लाभ कमाना चाहता है इसको कहाँ भेज दो, व्यवसाय में, और जो दयालु और करुणा में था इसको कहाँ भेज दो, सिविल सेवा में। क्या होगा, आदमी दोनों अच्छे हैं लेकिन अलग अलग काम के लिए अच्छे हैं। ठीक है, ये बात अगर आप समझते हैं कि तीसरी बाधा यही है, जब हम गलत आदमी गलत जगह भेज देते हैं। सेना में भेज दो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी, अखबार में बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखता है, सैनिक बनेगा अच्छा। और एक सैनिक जो केवल हमेशा मैस्कुलिनिटी, हमेशा ताकत, इसकी चर्चा करता रहता है, उसको बना दो लेखक, अच्छा लेखक बनेगा। सैनिक का एप्टीट्यूड रखने वाला आदमी लेखक नहीं बन सकता, लेखक बन जाएगा लेख की नैतिकता ध्वस्त कर देगा। लेखक की नैतिकता रखने वाला आदमी सैनिक नहीं बन सकता, सिविल सेवक की नैतिकता रखने वाला व्यवसायी नहीं बन सकता, व्यवसायी की नैतिकता रखने वाला सिविल सेवक नहीं बन सकता। इस कारण दुनिया में कई बार अनैतिकताओं का, अनैतिक आचरण का इसलिए भी हमको व्यवहार में उदाहरण देखने के लिए मिलता है क्योंकि हमने गलत एप्टीट्यूड के आदमी को गलत जगह लगा रखा है। जब तक आप, क्या नहीं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में राइट पर्सन एट राइट प्लेस, सही जगह पर सही आदमी। ठीक है, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको नैतिक आचरण व्यवहार में मिलना शुरू नहीं होगा। तो कितनी बाधाएं हो गई? पहली बाधा होगी, अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो आप गलत काम करेंगे,
इसलिए सिविल सेवा चाहता है कि आप ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा नैतिक आचरण कब करते हैं आप? जब ज्ञान होता है लेकिन वैसी आवृत्ति नहीं होती। इसलिए सिविल सेवा चाहती है अपने एथिक्स के पेपर के माध्यम से कि आप आवृत्ति के बारे में ज़्यादा बेहतर जानकारी प्राप्त करें, पता करें कि आवृत्ति बदली कैसे जाती, बनाई कैसे जाती। इसलिए दूसरा खंड था वृत्ति वाला, मनोविज्ञान वाला। तीसरा कौन सा है? कई बार किसी आदमी को ऐसी जगह आप लगा देंगे जिस काम को करने की क्षमता और गुण उसमें मौजूद नहीं, नैतिक क्षमता उसमें मौजूद नहीं है, तब वो काम नहीं कर पाएगा। उस काम के संदर्भ में जो नैतिक आचरण की संभावना है, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए, वो उसके भीतर मौजूद नहीं है, तब भी नैतिक आचरण नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है? समझना है कि सही आदमी को सही जगह लगाना है, एप्टीट्यूड। ठीक है, ये इसका तीसरा भाग है। अब इसका मतलब बिना एप्टीट्यूड वाले लोगों को अगर आपने कहीं लगा दिया तो नैतिक आचरण नहीं होगा, ये बाधा है। इसलिए यूपीएससी आपसे क्या पढ़ाना चाहता है? एप्टीट्यूड पढ़ाना चाहता है। तो आपके सिलेबस में क्या है? नॉलेज वाला खंड 1, एटीट्यूड और साइकोलॉजी वाला खंड 2, एप्टीट्यूड वाला खंड 3। समस्या क्या है? समस्या एक ही है, क्या? नैतिक आचरण प्राप्त करना। और सब उसी नैतिक आचरण को प्राप्त करने के क्या है? अलग अलग अंग हैं। एक एक अंग बढ़ाते जाओ। मतलब ज्ञानी आदमी चुनो, वो आदमी चुनो जिसके पास आवृत्ति भी वैसी हो और वो उस जगह काम कर रहा हो जिस जगह काम करने का उसका एप्टीट्यूड है, तो आपको नैतिक आचरण मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। चौथा कारण देखो, ये 3 कारण हो गए, 3 हिस्से सिलेबस के बन गए। चौथा हिस्सा सिलेबस का क्या है? आप आज नैतिकता कैसे लाना चाहते हैं? एक एक आदमी में नैतिकता लाना चाहते हैं या पूरे संस्था के माध्यम से समाज में नैतिकता लाना चाहते हैं? 130 करोड़ के देश में एक एक आदमी को नैतिक तो आप बना नहीं सकेंगे। आप चाहते हैं पूरी संस्थाएं नैतिक हो जाए। जिन संस्थाओं के भीतर लोग काम करें तो उसमें नैतिकता अपने आप पूरे राज्य में फैल जाए। जैसे आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि संसद हो, आप चाहते हैं कानून बने, आप चाहते हैं क्या हो? आप चाहते हैं इसी तरीके से गवर्नेंस हो, ढांचा हो शासन का। ये सब क्या है? ये सब एक तरह की संस्थाएं। जैसे एक सामान्य से नैतिकता का पालन करवाना चाहते हैं लोगों से। मान लीजिए कि रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए, तो क्या करते हैं? रेड लाइट जंप करने पर 100 रुपया 200 रुपये का क्या लगा देते हैं? फाइन लगा देते हैं। उससे क्या होता है? उससे पूरे भारत के लोगों से हम एक बार में एक नैतिक आचरण करवा पाते हैं। तो नैतिक आचरण करवाने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई, क्योंकि हमने माना कि एक एक आदमी से नैतिक आचरण करवा पाना, उसको ज्ञान देके, उसकी आवृत्ति बदल के संभव नहीं। तो क्या करो? संस्थाएं बनाओ। लेकिन अगर आपने संस्थाएं बनाई इस लक्ष्य से कि पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, कानून को ब्यूरोक्रेसी लागू करेगी, ऐसे क्या होगा? उन कानूनों के माध्यम से कानूनी नैतिकता नीचे तक जनता में चली जाएगी। और इन संस्थाओं में ही दिक्कत आ गई। इन संस्थाओं में क्या नहीं है? इन संस्थाओं में ना हो पारदर्शिता, इन संस्थाओं में ना हो सत्य निष्ठा, इन संस्थाओं में ना हो जवाब देही। तो क्या होगा? ये संस्थाएं जो लक्ष्य ध्यान में रखकर बनाई गई थी, वो लक्ष्य हासिल, तो जो नैतिक आचरण आप कानूनी नैतिकता से प्राप्त करना चाहते तो प्राप्त नहीं होगा। सिविल सेवा का ये पेपर चाहता है आपसे कि आप भारत में संस्थाओं के भीतर मौजूद उन बाधाओं की पहचान करें जिन बाधाओं के कारण हम लीगल मॉरलिटी का जो मीडियम चुनना चाहते थे, मोड चुनना चाहते थे, वो वांछनीय तरीके से सफल नहीं हुआ। और उसके माध्यम से हम एक एक आदमी में जो नैतिक आचरण चाहते थे वो नहीं मिला। चाहते हैं कि इसको समझें आप और इसमें मौजूद बाधाओं की पहचान करके उनको हटाने का तरीका ढूंढें। फंडिंग में क्या बाधा है, जवाबदेही में क्या बाधा है, गोपनीयता कहाँ बना के रखे हुए हैं, कहाँ ब्यूरोक्रेटिक कल्चर बना हुआ है, सब समझें और इसको समझ के क्या करें? इनको समझकर इनके संभावित क्या ढूंढें? समाधान। जैसे समाधान किसने ढूंढे थे? जैसे कुछ समाधान आप पढ़ते हैं किसने ढूंढे थे? एआरसी ने। इससे पूरे ढांचे को अगर दुरुस्त कर दिया जाए, पुलिस रिफॉर्म हो जाए, करप्शन रोक दिया जाए, संसद ठीक तरीके से काम करने लगे, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट से लेकर नीचे तक जवाबदेही तय हो जाए, तो क्या हो जाएगा? देश में नैतिक ढांचा मजबूत हो जाएगा और नैतिक आचरण प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये चौथा बात जो है जिसको तुम गवर्नेंस कहते हो, गवर्नेंस नहीं है, ये पूरे राज्य के स्तर पर, समाज के स्तर पर नैतिक आचरण प्राप्त करने का एक मॉडल है। और चूंकि हमने मॉडल क्या चुना है? हमने मॉडल चुना संस्थाओं के थ्रू,
इसलिए इन संस्थाओं को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे काम करवाएं, उसके लिए जोड़ा गया मॉडल है। ये भी अगर मजबूत हो जाए तो क्या पाओगे, फिर से पाओगे कि जो इधर तुम चाहते थे क्या कि सब लोग क्या करें, नैतिक आचरण, इसकी संभावना क्या हो जाएगी, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। ये चौथा हिस्सा है। अब जब इतनी बात समझ लोगे तब फिर यूपीएससी तुमसे पूछना चाहेगी कि स्टडी देगी, और इन्हीं में से अलग अलग हिस्से से ना वो जानना चाहेगी कि तुमको कोई केस स्टडी दी और पूछा तुमसे कि तुम जा रहे हो सिविल सेवा का इंटरव्यू देने और वहाँ कोई घायल हो गया, उसको बचाओगे, इंटरव्यू छूट जाएगा, और नहीं बचाओगे तो आदमी मर सकता है। तुम क्या करोगे, क्या चाहती है, तुम्हारा नॉलेज भी टेस्ट करना चाहती है, तुम्हारा एटीट्यूड भी टेस्ट करना चाहती है, तुम्हारा एप्टीट्यूड भी टेस्ट करना चाहती है कि तुम सही आदमी हो कि नहीं सिविल सेवा में जाने के लिए। अगर आज अपने सामने मरता आदमी छोड़ के चले जाओगे इंटरव्यू देने और दावा करोगे कि हम तो सेवा करेंगे समाज की, आज जब सेवा का मौका आया तो किया ही नहीं, और दावा करोगे इंटरव्यू देने के बाद हम सिविल सेवक बन जाएंगे, इसका मतलब तुम्हारे अंदर सिविल सेवा का एप्टीट्यूड नहीं है। तो सिविल सेवा उस एक केस स्टडी से क्या क्या जांच रही है, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा एप्टीट्यूड सब जांच रही है, और उसके माध्यम से क्या पता लगा ले रही कि तुम्हारे नैतिक आचरण करने की संभावना कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। इसी को केस स्टडी कहते हो। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर कुछ डिवीज़न हैं, जिन डिवीज़न्स को अगर आप समझें तो आप समझ पाएंगे कि कैसे पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है वो प्रॉब्लम बेस्ड है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पहचान की गई दुनिया भर में कि नैतिक आचरण क्यों नहीं होता, उसी पहचान के आधार पर बाधाओं को हटाया कैसे जाए, उनको लेके एक मॉडल बनाया गया। उसी मॉडल के तहत अंततः यूपीएससी भी आपको चाहता है कि आप इस पेपर में अलग अलग खंड पढ़ के नैतिक आचरण तक पहुंचने का एक फार्मूला इजाद कर सकें। इस बात पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा एक एक खंड पर, आवृत्ति से, ज्ञान से, शासन के ढांचे से विस्तार से जब कक्षाएं होंगी तो उनमें करेंगे। आज एक आइडिया ये था कि आपको समझाया जाए कि एथिक्स का पेपर बहुत सारे विषयों का जोड़ नहीं है। इसमें जो तुम सोचते हो मनोविज्ञान नहीं है, वो असल में वो नैतिक आचरण प्राप्त करने का एक उपाय है। उसको एथिक्स में इस लिहाज से पढ़ा जाता है, उसमें हमारा आइडिया ये नहीं होता कि हम आपको मनोविज्ञान पढ़ा डालें पूरा। ठीक है, ये बात अगर आपकी समझ में आई तो आज का जो ये सत्र था इसका लक्ष्य पूरा हुआ। क्या सवाल इन्हीं चारों खंडों से पूछे जाते हैं? एथिक्स का पेपर एक खास तरह का पेपर है जिसमें जो 4 बड़े खंड मैंने बताए, 130 नंबर का थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, 120 नंबर की केस स्टडी आती है, 130 नंबर के थियोरेटिकल खंड में केवल 50-60 नंबर के सवाल इन 4 खंडों से पूछे जाते हैं। 60-70 नंबर के जो सवाल पूछे जाएंगे वो इनमें से किसी खंड के भीतर नहीं आएंगे। उनको कैसे आप ले आएंगे उसकी चर्चा करेंगे किसी और दिन, जिस दिन आपको सिखाएंगे कि यूपीएससी में अब तक पूछे गए सवाल कितने तरह के हैं ना, और उन तरह के जब सवालों का उस तरह का जब विश्लेषण करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि नैतिक आचरण में कुछ बाधाएं और होती हैं। जैसे जब लोगों को लगने लगता है कि नैतिकता के पालन का कोई फायदा नहीं है, तब भी लोग नैतिक आचरण नहीं करते। ज्ञान भी होता है, एटीट्यूड भी होता है, लेकिन उनको क्या लगता है नैतिक आचरण करने से नुकसान होगा, तो नैतिकता का आचरण नहीं करते। क्या बन जाती? नैतिक प्रेरणा की कमी, और नैतिक प्रेरणा की कमी से नैतिकता मिलनी बंद हो जाती। उस पर सवाल यूपीएससी पूछता है। जो अभी सिलेबस में सीधे सीधे आपको दिखा, उसकी चर्चा विस्तार से कक्षा कार्यक्रम में होगी। तो ये मत सोचिएगा जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन ये कंप्लीट है, ये एक झांकी है, झलक है कि एथिक्स को आप समझना चाहते हैं तो व्हाट इज एथिक्स में आपको 1-2 मायने बता दिए। सिविल सेवा का सिलेबस समझना चाहते हैं तो आपको ये करके दिखा दिया कि देखिए हमको इधर नैतिक आचरण प्राप्त करना है, उसी प्राप्त करवाने के लिए ये अलग अलग खंड जो आपके सिलेबस में है वो सब उसके अलग अलग साधन हैं। ज्ञान एक साधन है, आवृत्ति दूसरा साधन है, एप्टीट्यूड तीसरा साधन है, संस्थाएं चौथा साधन है। इन सारी चीज़ों को मिला दें तो नैतिक आचरण की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज यहीं रुकेंगे, अगले सत्र में जब चर्चा करेंगे तब सिविल सेवा के सवालों के प्रकार पर आएंगे। नमस्कार।